ये जो एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी का सफर है, ये आपका कहाँ से शुरू हुआ? किसने आपको प्रेरित किया इस सफर को तय करने के लिए? जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया तो कुछ करने की एक चाह थी। जॉब नहीं करनी, कुछ बिजनेस करना है। बिजनेस है ना, ऐसी कौन सी साइंस है कि एक साल बाद वो बंदे का मतलब मुझे अपॉइंटमेंट दे रहा है। तो मैंने एक रेजोल्यूशन लिया, नहीं यार खुद ही पढ़ते हैं इसको, देखी जाएगी है ना। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? तो सारे शास्त्र अपने आप में कंप्लीट है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि भाई ज्योतिष से अच्छी प्रेडिक्शन आएगी, न्यूमरोलॉजी से नहीं आएगी। सभी से 100% प्रेडिक्शन की जा सकती है, लेकिन हर एक साइंस की लिमिट है। ये एक्चुअली सर खत्म हो जाएगा शरीर एक दिन। ये जर्नी कहीं ना कहीं खत्म होगी। नहीं तो शरीर की जर्नी नहीं है, समझिए, सोल की जर्नी है। शरीर खत्म हुआ, आपकी सोल की एक डिजायर थी, उसने एक शरीर धारण किया, अपने कर्म पूरे किए, शरीर मर गया, आत्मा फिर हमारा, बोला था ना आत्मा हमारे, आत्मा कभी नहीं मरती। तो आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, दूसरी योनि में जाएगी। कितना हेल्पफुल होता है सर ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी? जैसे बहुत से लोग इस चीज़ को यही देखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, इसलिए पंडितों के पास या किसी के पास भी जो एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखता हो उनके पास जाते हैं। तो सर रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इन सब चीज़ों से? क्या ये हेल्पफुल है सच में? ज्योतिष अपने आप ही संपूर्ण है। तो एट द लास्ट आपको ज्योतिष पर ही आना पड़ेगा। लेकिन जितना भी हम काम करते हैं, चाहे ज्योतिष में करें, वास्तु में करें, न्यूमरोलॉजी करें, जितनी उनकी लिमिटेशन है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं उन दो अहम टॉपिक्स के बारे में जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में। क्या सितारे सच में हमारी किस्मत बदल सकते हैं? क्या नंबर्स के पीछे छिपी है हमारी लाइफ की कीज? तो इन सब सवालों के जवाब के लिए हमारे सामने मौजूद है मिस्टर नागेश तंवर जी, जो एक बहुत एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर हैं। इन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कला से बहुत लोगों की लाइफ को डायरेक्शन दिखाई है। तो चलिए आज ये हमें बताएंगे कुछ एस्ट्रोलॉजी और नंबर्स के राज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय दिया हमें। थैंक यू लक्ष्य जी, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे कैसे सकता है? सर ये तो हमारा सौभाग्य है सर। सर पहला सवाल मेरे मन में ये है, और शायद बहुत से लोगों के मन में भी होगा ये सवाल, कि ये जो एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी का सफर है, ये आपका कहाँ से शुरू हुआ? किसने आपको प्रेरित किया इस सफर को तय करने के लिए? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसा कि लक्ष्य जी आप जानते हैं मेरे बारे में, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। Yes. I have done MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस। Okay. जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया तो कुछ करने की एक चाह थी कि कुछ नेम फेम कमाना है, मतलब जॉब नहीं करनी, कुछ बिजनेस करना है। बिजनेस है ना, इस लेवल का करना है कि दुनिया का भला कर सके। बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 2006-07 में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि गवर्नमेंट ने जो मैं इंडस्ट्री चला रहा था उसमें बैन लगाया, प्लास्टिक इंडस्ट्री। उससे पहले ही कुछ 2004 के आसपास कुछ ऐसे मन में विचार आया कि ये ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी होती क्या है, इसको पढ़ा जाए। पढ़ाई शुरू की। क्या होता है कि जब इंसान कुछ और जंप मारना चाहता है तो और स्टक करता है तो फिर वो सॉल्यूशन ढूंढता है। तो 2006 में मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो मैंने कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी एक उस जमाने के नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर को फोन किया। उनमें किसी टीम ने फोन उठाया। किसको फोन किया सर? सर नाम नहीं लूंगा। ओके। बड़ा ब्रांड था। तो मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सर आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, कौन सी अपॉइंटमेंट चाहिए? मैं कहा भाई नॉर्मल चाहिए, इसमें क्या बात है। बोले सर नॉर्मल अपॉइंटमेंट आपको 1 साल बाद की मिलेगी। अच्छा। हाँ, ओके। कोई बड़ा ही नाम था इसका। हाँ, मतलब बड़ा नाम था। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी साइंस है कि 1 साल बाद वो बंदे का मतलब मुझे अपॉइंटमेंट दे रहा है, और ऐसी कौन सी चीज है जो 1 साल में पढ़कर मैं खुद ही उसका सोल्यूशन नहीं ले सकता। अच्छा। पढ़ने का शौकीन था। तो मैंने एक रेजोल्यूशन लिया, नहीं यार खुद ही पढ़ते हैं इसको, देखी जाएगी है ना। यार 1 साल मतलब या तो बंदा ही खत्म हो जाए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए 1 साल। सही बात लक्ष्य जी। तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने कहा नहीं, खुद पढ़ते हैं और जानते हैं इसको क्या है। तो सर वहां से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, करते इन बिटवीन, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक बैन हो गया, मैं कुछ स्विच करने की सोच रहा था। जब ये ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी पढ़ना शुरू किया, इतना इंटरेस्ट मेरा क्रिएट हुआ, और 2008 में मैंने प्रोफेशनली ये ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी का काम शुरू कर दिया। तो यहां से सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे नहीं पता था कि भगवान आपसे क्या कराना चाह रहा है।
मेरा बिजनेस वो खत्म कराया, बंद कराया किसी का गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। और उससे पहले मेरा इंटरेस्ट ग्रेट था, मैंने 2004 से खुद से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, नहीं मिली, फिर मैंने और डीपली इसको पढ़ना शुरू किया कि यार प्रोफेशनली पढ़ते हैं इसको, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है। तो करते करते सर अब 2008 में प्रोफेशनली मैंने अपनी जो काम था इसी को अपना मेन काम बनाया और आज आपके सामने हूँ। पिछले लगभग 15-16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 2010-11 से मैं प्रोफेशनली ये पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं 3-4 साल मैंने बहुत मेहनत की, सभी तरह की ऑकल्ट साइंस को सीखा और सीख कर लोगों को सिखाना शुरू किया। और 2010 या 11 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज 2025 है, 15-16 साल हो गए हैं। ज्योतिष, वास्तु, टैरो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, ग्राफोलॉजी, ऐसे 70+ कोर्सेज में पढ़ाने की क्षमता रखता अरे सर, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको 14 साल 15 साल कंप्लीट होने पे। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने बताया कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो सर एक मुझे एक छोटा सा चीज बता दीजिए, डिफरेंशिएट जो मेरे मन में तो है ही सवाल, बहुत लोगों के मन में भी होगा, Okay. ये भी सवाल होगा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ओके, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मैं 70+ ऑकल्ट साइंसेस जानता हूँ। इन सब का जो रूट है वो ज्योतिष है। अच्छा, तो इसलिए मेरा एक स्लोगन हमेशा मैं बोलता हूँ कि ज्योतिष इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। तो जितनी भी ऑकल्ट विद्याएं हैं, ईश्वरीय विद्याएं, सबका जो बेस है वो ज्योतिष है। तो अगर हम जब न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है। कोई भी आप सिस्टम फॉलो करें, रोशो ग्रिड फॉलो करें, पाइथागोरस सिस्टम फॉलो करें, कीरो सिस्टम फॉलो करें या कबाला सिस्टम फॉलो करें, तो वहां पर जो नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं वो बेसिकली सारे नंबर वो प्लेनेट का रूप है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पढ़ तो हम ज्योतिष रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर फॉर्म में पढ़ रहे हैं और ज्योतिष में हम प्योर ज्योतिष फॉर्म में पढ़ते हैं। नो डाउट न्यूमरोलॉजी की एक लिमिटेशन है, लेकिन ज्योतिष की कोई लिमिटेशन नहीं। न्यूमरोलॉजी सभी एस्पेक्ट पे इतना डीप आपको नहीं गाइड कर सकती जितना एस्ट्रोलॉजी कर सकती है। सर एक्यूरेसी कितनी होती है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में? क्योंकि मैंने सुना है बहुत लोगों से कि न्यूमरोलॉजी में बहुत कम एक्यूरेसी होती है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपका लक्ष्य जी, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरी जो आपके व्यूअर्स हैं सबको बताना चाहूंगा। देखिए, चाहे ज्योतिष हो या वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी, ये शास्त्र है। जैसे बोलते हैं ना, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तो सारे शास्त्र अपने आप में कंप्लीट है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि भाई ज्योतिष से अच्छी प्रेडिक्शन आएगी, न्यूमरोलॉजी से नहीं आएगी, है ना। सभी से 100% प्रेडिक्शन की जा सकती है, लेकिन हर एक साइंस की एक लिमिटेशन है। अब अगर वास्तु से आप कुछ ज्योतिष का क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं बता पाएगा ना। अब न्यूमरोलॉजी से नंबर फॉर्म में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन ज्योतिष अपने आप ही संपूर्ण है। तो एट द लास्ट आपको ज्योतिष पर ही आना पड़ेगा। लेकिन जितना भी हम काम करते हैं, चाहे ज्योतिष में करें, वास्तु में करें, न्यूमरोलॉजी करें, जितनी उनकी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंदर वो 100 का 200% काम करती है। लेकिन हमारी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि इतने डेडिकेशन के साथ आप पढ़ें कि वहां से जो एग्जैक्ट चीजें हैं निकाल कर सामने को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके सर, एक और इसी के रिलेटेड सवाल है कि जैसे आपने बताया एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं और एक्यूरेसी भी मतलब सही है, ठीक है। तो जब जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन है, क्योंकि ज्योतिष की कोई लिमिटेशन नहीं है, समझिए। अब मान लीजिए, देखिए ये एक दूसरे के सपोर्टिंग साइंस है, नो डाउट है। ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन जितना बता सकते हैं वो एक्यूरेट बताएंगे। लेकिन ज्योतिष की कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे अब मान लीजिए न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। मान लीजिए कोई आप मेरे पास आते हो लक्ष्य जी, और आप कहते हो सर मेरे पास ना अपनी डेट है, टाइम नहीं है मेरे पास, तो वहां पर लिमिटेशन आ गई ना ज्योतिष की। कि ज्योतिष आप हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको एग्जैक्ट अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता। लेकिन अगर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं पता, आपको अपना टाइम भी नहीं पता, तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो यस वी कैन प्रेडिक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। लेकिन ऐसा नहीं है ज्योतिष में नहीं बता सकते, ज्योतिष में बता सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में फिर प्रश्न कुंडली लगाएंगे। लेकिन प्रश्न कुंडली 1 साल के लिए काम करती है, ओके। लेकिन अगर मैंने न्यूमरोलॉजी निकाली तो इस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक हमारा ग्रिड बनता है और एक न्यूमरोस्कोप बनता है पाइथागोरस सिस्टम के अंदर, और वो उसको बनाकर मैं आपके आने वाले 10 साल 15 साल को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ओके। और सर ये रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए कितना हेल्पफुल होता है सर ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी? जैसे बहुत से लोग मतलब इस चीज़ को यही देखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, इसलिए मतलब पंडितों के पास या किसी के पास भी जो एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखता हो उनके पास जाते हैं। तो सर रिलेशनशिप
को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इन सब चीज़ों से? क्या ये हेल्पफुल है सच में? मतलब रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे एक्स वाई, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाचा ताया मामा कोई भी हो, तो इसको कितना हेल्पफुल हम मान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को रिलेशनशिप के मामले में सर? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी। हाँ जी। आज की डेट में रिलेशन के इश्यूज सबसे ज्यादा हमारे पास आते हैं, है ना। आज का जो सिनेरियो है, आज के जो यंग कपल है, वो उनका कुछ अलग ही नजरिया देखने का जिंदगी को। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिष की अगर आप बात करते हैं तो यस, डेफिनेटली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका रिश्ता हर रिलेशन में माँ से, फादर से, भाइयों से, बहनों से, अपने स्पाउस से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से कैसा रिश्ता रहेगा। यस, डेफिनेटली वी कैन प्रेडिक्ट 100% विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपके व्यूअर्स इसको लगा सकते हैं अपनी अपनी कुंडली में। ओके, सबके पास अपनी कुंडली होती है। आजकल बहुत सारे फ्री के आप अपना डेट, टाइम और प्लेस पर डालो, कुंडली बनकर आ जाती है। तो आप देखिएगा, जिसकी मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो 4 लग्न वालों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है। कौन कौन से हैं सर, थोड़ा बताइए ताकि हमारे बिल्कुल बताएंगे लक्ष्य जी। अब आपने बुलाया तो दिल खोल के बातें करेंगे, बिल्कुल छुपाएंगे नहीं आपसे। तो सबसे पहला लगन है कैंसर साइन, लियो साइन, कैप्रिकॉन साइन एंड एक्वेरियस साइन, यानी कि कर्क राशि, सिंह राशि, मकर राशि और आपका कुंभ राशि। इन 4 राशियों में अगर आप प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस इन्हीं लगन वाले कुंडली या इन्हीं लगन वाले लोगों में सबसे ज्यादा आती है। अब पूछें सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये बताते हैं, किसी का भी लगन अगर इन 4 लगन में से कोई भी लगन होगा, तो देखिए लगन क्या होता है? लगन होता है कुंडली का पहला खाना, वो मैं खुद हूं। मुझे अगर अपना स्पाउस देखना है, अपना लाइफ पार्टनर देखना है, तो वो कुंडली के 7th हाउस से देखा जाएगा, कुंडली के 7वें घर से। तो मैं पहला घर हो गया, मेरा स्पाउस कहां मिलेगा? 7वें घर में मिलेगा। तो उसको बोलते हैं 1-7 एक्सिस, आमने सामने होते हैं। ओके, तो जब लगन में ये राशि आएगी, ओके, मान लीजिए आपकी 4 नंबर की राशि है लगन में, तो आपके 7वें घर में 10 नंबर की राशि आएगी, मकर राशि। आपके अगर लगन में लियो साइन की राशि है, तो आपके जो 7th हाउस में है वो एक्वेरियस साइन की राशि आएगी, यानी कि कुंभ राशि आएगी। अगर ये उसको उल्टा कर दें कि मकर राशि आपकी लगन में आई है तो कर्क राशि नीचे आएगी, और अगर कुंभ राशि आपके लगन में आई है तो 7वें घर में आपकी ये लियो साइन की राशि आएगी। अच्छा, ओके। और ये राशियां आपस में दुश्मन की राशियां हैं। दुश्मन की, वो कैसे सर? क्योंकि जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा कि ये जो राशि है, इनकी जो लॉर्डशिप है, ओके, जैसे कर्क राशि और लियो साइन सूर्य चंद्रमा से, चंद्र और सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं, और कैप्रिकॉन साइन और एक्वेरियस साइन ये शनि की राशि है, ये आपस में एंटी राशि है। ओके, तो इसका मतलब है इन राशियों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा ईगो क्लैश होता है। दोनों पुष्पा राज है, झुकेगा नहीं। दोनों सलमान खान है, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। और आपको पता है लक्ष्य जी कि रिश्तों में जब तक थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी ना हो, रिश्तों में जब तक एक ईगो घर के बाहर ना रख के आए, तो वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो इन लोगों में ईगो क्लैश सबसे ज्यादा होता है, और ये भी मेरी फाइंडिंग्स है, ये ज्योतिष में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अब तक 15-17 साल में इतनी रिलेशनशिप के इशू देख चुका हूँ। तो मेरी ये रिसर्च ये कहते हैं कि इन राशियों वाले लगन वाले राशियों में सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा होती है। अच्छा, हाँ, अगर न्यूमरोलॉजी के लगाएंगे तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ नंबर आपस में थोड़ा एंटी नंबर होते हैं। जैसे अब अगर कोई आप बोलते हो सर इन दोनों की तरह देखना शादी कैसे टिकेगी, मान लीजिए कि उनका डेट का टोटल या पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल दोनों का 1-1 पे आता है, 1-8 पे आता है, अच्छा, ठीक है, 1-9 पर आता है। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस है कि जिनकी आपस में कभी नहीं बनने वाली। जैसे मान लीजिए किसी का 1-1 का कॉम्बिनेशन आ गया, 1 नंबर, हाँ, मतलब दोनों का पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं तो 1 नंबर पर आता है। हाँ जी। ओके, तो 1 नंबर इज गवर्न बाय द सन। सन इज व्हाट? सन इज ए किंग। तो मेल भी किंग है और फीमेल है उसका भी 1 आ रहा है, वो भी किंग है। तो समझ लीजिए एक म्यान में 2 तलवार, एक घर में 2 राजा। तो भाई कैसे नहीं बनेगा? बिल्कुल, दोनों झुकेगा नहीं। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं जॉब से आऊं और मेरी बीवी है ना, वो भी जॉब से आ रही है, और भाई चाय कौन बनाएगा? बीवी लाएगी। अब बीवी आपने बोल दिया जाओ चाय बना के लाओ मैडम,
अब भाई बीवी को हट कर गया, बीवी बोलेगी भाई तुम कमा के रहो तो मैं भी तो कमा के आ रही, बिल्कुल है ना, तो तुम जब बना लो मैं तो बैठी। बिल्कुल। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो बहुत लंबे समय तक इनके रिश्तों को काउंसलिंग के द्वारा हम मेंटेन कर सकते हैं, वरना वैसे दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष ये हमें बता देते हैं पहले से कि किसकी किस कॉम्बिनेशन की अच्छी बनने वाली है, किसकी बिल्कुल नहीं बनने वाली, किसको काउंसलिंग के जरिए उनकी जिंदगी को हम बेटर कर सकते हैं, तो हमें पहले से पता लगता हम्म। और सर ये बताइए कि ये जो आपने बोला सूर्य राशि, चंद्रमा राशि और लग्न में, ये इसको डिफरेंशिएट करिए कि मतलब इसमें क्या डिफरेंस है कि सूर्य राशि, चंद्रमा राशि हाँ। और लग्न, हाँ, लग्न जो होता है उसमें इन तीनों में क्या क्या अच्छा अंतर अच्छा, है? ठीक है ठीक है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कहीं सुना होगा कि एक लग्न होता है, एक सूर्य कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती हाँ जी, हाँ है जी। ना, उसकी बात करें आप। ओके, देखिए तीन चीज मोस्ट इंपोर्टेंट होती है ज्योतिष के अंदर। पहला है लग्न। लग्न मतलब कुंडली का पहला खाना, वहां पर कौन सी राशि आई है, वहां पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, वहां पर और किस किस तरह के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। तो लग्न क्या, हमारा पूरा शरीर है, तो जो भी इवेंट होता है हमारे साथ वो शरीर पे होगा। जैसे मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरी शादी, है ना, मेरे कर्म, तो सब कुछ मेरे से है। तो लग्न से आपकी जो फिजिकल चीजें हैं वो देखी जाती हैं, आपके कौन कौन से इवेंट्स होंगे, आपका किस तरह का नेचर बिहेवियर है। इस तरह से एक सूर्य कुंडली बनती है। हाँ जी। सूर्य मतलब सोल की डिजायर क्या है, सूर्य सोल, आत्मा। भाई ये तो शरीर है, शरीर क्या है, शरीर तो किराए का मकान है ना, इसके अंदर जो वास करी है दैट इज सोल, आत्मा। तो जर्नी किसकी है, शरीर की है आत्मा की? शरीर की। आत्मा की। कैसे सर, जब जर्नी तो शरीर की हुई ना? नहीं, जो देखिए हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा पुनर्जन्म होता रहता है, होता नहीं होता? हाँ जी। तो पुनर्जन्म में क्या होता है, सोल ट्रैवल कर रही है। शरीर मरने के बाद तो भाई हिंदू संस्कृति में जल जाएगा सर ये तब भी पांच तत्वों से, पांच तत्वों का शरीर है, पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो शरीर की जर्नी क्या हुई, खत्म। सर हमने ये सुना ना, क्योंकि मैंने इसलिए बोला ये हाँ। चीज कि मतलब शरीर की जर्नी, क्योंकि हाँ। मैंने ये रीजन था सर, एक्चुअली मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये एक्चुअली सर खत्म हो जाएगा शरीर एक ना एक दिन। हाँ। तो सर इसलिए मैंने बोला कि ये जर्नी कहीं ना कहीं खत्म होगी। नहीं नहीं, तो वो शरीर की जर्नी नहीं है, समझिए, सोल की जर्नी है। शरीर खत्म हुआ, आपकी सोल की एक डिजायर थी, उसने एक शरीर धारण किया, अपने कर्म पूरे किए, शरीर मर गया, आत्मा फिर अमर है। आप बोला था ना आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो आत्मा फिर दूसरे शरीर में जाएगी, दूसरी योनि में जाएगी किसी, उसकी अपनी और जर्नी चल रही है। सर और लेकिन एक दिन, हाँ जी, और एक दिन ये आत्मा परमात्मा यानी कि श्री कृष्ण में विलीन हो गई। हम्म, तो जर्नी होती है सोल की। तो सोल की क्या डिजायर है, आत्मा ने इस शरीर को क्यों धारण किया, वो क्या करना चाह रही है, अगर वो मुझे पकड़ना है आपका, तो मैं आपकी सूर्य कुंडली बनाऊंगा, यानी कि सूर्य को लगन बनाकर, जहां पर सूर्य बैठा है उसको लगन बनाऊंगा, और फिर पूरी कुंडली को एनालाइज करूंगा, और फिर पता लगेगा कि आपकी सोल की जर्नी क्या है। अच्छा, ओके। इसी तरह से एक हमारा मन है ना, आपकी मन की डिजायर क्या है, वो पकड़ने के लिए मैं चंद्र कुंडली बनाऊंगा आपकी। तो इस तरह से लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, तो इस तरह के तीन कुंडली बनाकर हम आपके बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, मैंने बहुत से ज्योतिषी सुना है मैंने, और पंडित जी से भी सुना है। एक वर्ड होता है, दो वर्ड्स हैं एक्चुअली, एक होता है अंतरदशा और एक होती है महादशा। हाँ, तो सर इनको थोड़ा डिफरेंस करिए कि डिफरेंशिएट करिए कि मतलब इस दोनों का मतलब है क्या, अंतरदशा का क्या मतलब है और महादशा का क्या मतलब है, और इससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आपने जिन ज्योतिषियों ने सुना होगा वो सो कॉल्ड पंडित टाइप, हाँ जी, वो गली मोहल्ले में बैठने वाले, या फिर जो पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनको ज्योतिष नहीं आता। अच्छा। दो फील्ड होती है, एक होती है ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी, एक होता है कर्म कांड। यूं समझिए आप, एक डॉक्टर है और एक केमिस्ट की शॉप चलाने वाला एक फार्मासिस्ट है। ओके, तो डॉक्टर अपना काम करता है प्रिस्क्रिप्शन, है ना, पूरा एनालाइज कर, उसका काम है दवाई देना। तो इसी तरह से एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है प्रेडिक्शन करना, एनालाइज करना पूरे प्लैनेट को। और मान लीजिए आपकी कोई दशा चल रही है, खराब चल रही है, जैसे आपने पूछा महादशा अंतरदशा के बारे में आपने पूछा, आपने सिर्फ 2 लेवल की दशा की बात की है, 5 लेवल की दशा होती है। अच्छा सर, कौन कौन सी सर? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, 5 लेवल की दशा होती है। लेकिन नॉर्मली जो आमतौर पर एक मीडियम एस्ट्रोलॉजर, इसमें मैं भी हूँ, जो हम काम करते हैं वो 3 लेवल की दशा पे काम करते हैं,
महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। अच्छा, ये सर क्या है तीसरी दशा के बारे में जो आपने प्रत्यंतर बोला? बताता हूँ, वही बताता। जैसे मान लीजिए आपकी शुक्र की दशा चल रही है, मान लेते हैं। हाँ जी। ये सभी जो दशाएं पैटर्न है हमारे पास 9 प्लैनेट है, अच्छा। टोटल 9 प्लैनेट है, सूर्य से लेकर शनि तक, और 2 प्लैनेट है राहु एंड केतु। सुना होगा आपने ना, जो बिल्कुल, लोग डराते हैं इनसे। बिल्कुल बिल्कुल डरने सर। की जरूरत नहीं है भाई, आपके व्यूअर्स को कह रहा हूँ, किसी प्लैनेट से डरने की जरूरत नहीं है, अपना रोल वो ईमानदार से ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक प्लैनेट की जब जब ज्योतिष पढ़ते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें से पराशर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हर एक प्लैनेट की नंबर ऑफ ईयर की दशा होती है, अच्छा। यानी कि वो रूल करता है आपकी जिंदगी को। अब इनका सिस्टम है, जैसे केतु की 7 साल की दशा होती है, चंद्रमा की 10 साल की होती है, सूर्य की 6 साल की होती है, राहु की 18 साल की होती है ना, वीनस की 20 साल की होती है। तो इस तरह से सारे प्लैनेट की दशाएं होती है। तो मान लीजिए आपकी वीनस की दशा चल रही है, 20 साल चलेगी, ओके। और मान लीजिए आपकी शादी की एज हो गई है, तो मैं देख रहा हूँ कि अब आप पूछते हैं सर देखो मेरी शादी कब होगी। अब मैंने कहा यार देखो चलो देखते हैं महादशा कौन सी चल रही है। महादशा आपकी चल रही है वीनस की, और वीनस मतलब ज्योतिषीय, मैं कैलकुलेशन करूंगा, मैं लगन चार्ट देखूंगा, मैं नवांश कुंडली देखूंगा, मैं चंद्र कुंडली देखूंगा, मैं D10 चार्ट देखूंगा, इतने सारे चार्ट देखकर फिर मैं एनालाइज करूंगा क्या वीनस आपकी शादी दे सकता है, क्या ये वीनस ये इवेंट को फुलफिल कर सकता है। अच्छा। और मैं जब एनालाइज करूंगा यस वीनस सपोर्ट कर रहा है आपकी शादी के लिए, अब मैं बोल दूंगा लक्ष्य जी कि आपकी वीनस की दशा में शादी हो जाएगी। अब आप बोलेंगे नागेश जी यार मजाक मत करो, वीनस की दशा 20 साल की होती है, मैं 20 साल का इंतजार करूंगा कब मेरा लाइफ पार्टनर मेरी जिंदगी में आएगा, है ना। यस सर। तो फिर आप बोलेंगे सर 20 साल नहीं, थोड़ा बताओ ना, मतलब किस साल में किस महीने में हो सकती है। तो उस 20 साल के पीरियड में सभी प्लैनेट की छोटी छोटी अंतर दशाएं आएंगी। अच्छा। सब पीरियड जिसको बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, फिर हम कहते हैं 1:05, 1:10, तो 5-5 मिनट के स्लॉट हो गया ना। हाँ। तो इसी तरह से उस 20 साल में सभी प्लैनेट की छोटी छोटी अंतरदशाएं आएंगी। ओके। कोई 1 साल की आएगी, कोई 2 साल की आएगी, कोई 3 साल की आ सकती है, कोई 6 महीने की आ सकती है, अलग अलग वो कैलकुलेशन है। तो फिर मैं उन अंतरदशाओं को पकड़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि लक्ष्य जी आपकी जो दशा चल रही है वीनस की, ये तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप एग्जैक्ट पूछना चाह रहे हैं कब होगी। तो मैं फिर देखूंगा वीनस में, पहले वीनस चलेगा, फिर केतु शुक्र सूर्य आएगा, फिर चंद्रमा आएगा, फिर मंगल आएगा। मैं कहूंगा मंगल की दशा भी आपको सपोर्ट कर रही है। फिर मैं देखूंगा शुक्र में मंगल का पीरियड कब आ रहा है, फिर मैं वो पता लगा कि वो 4 साल बाद आ रहा है, और वो मान लीजिए बोल सकते हैं कि 1 से 1.5 साल का आएगा, तो मतलब इस 1 से 1.5 साल में आपकी शादी होगी। अच्छा। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा 1.5 साल भी थोड़ा ज्यादा है, एग्जैक्ट आप बता सकते हैं कि इन 1.5 साल में से कौन सा पीरियड है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं प्रत्यंतर दशा लगाऊंगा, फिर वो आपको कुछ महीने, कुछ महीना, कुछ दिन या कुछ दिन आपको देगी। तो उस इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए हम ये महादशा से अंतरदशा, अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा लगाते हैं, और फिर वहां पर ट्रांजिट, शायद आपको नहीं ज्योतिष इतना पता है, फिर वहां पर गोचर देखेंगे कि आज के प्लैनेट का कॉम्बिनेशन क्या है, और फिर हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आपकी शादी किस महीने में किस दिन होने की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये टाइम पीरियड है, ये इवेंट को लेकर आता है आपकी जिंदगी के साथ, तब इसको हम फॉलो करते हैं। और सर जन्म नक्षत्र मैंने बहुत सुना है। हाँ। जन्म नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पे, थोड़ा बताइए इस पे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप वो रिसर्च करके आए हैं, मतलब ज्योतिष पढ़कर आए हैं पूरा आज। सर बिल्कुल बहुत गुड। देखिए क्या होता है कि जब भी इंसान पैदा होगा उस वक्त चंद्रमा किसी ना किसी राशि में ट्रैवल कर रहा होगा, क्योंकि ये प्लैनेट है, घूमते रहते हैं, है ना। ये यूनिवर्स में जो ये हमारे हेवनली बॉडीज को प्लैनेट बोलते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उस वक्त के अंदर चंद्रमा किस राशि में कितने डिग्री पर है, तो उससे नक्षत्र का पता लगता है। टेक्निकल टर्म्स है थोड़ी सी, तो इसका मतलब है हर इंसान किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा होता है। हाँ जी, हाँ जी। और नक्षत्र आपकी लाइफ के को डिसाइड कर देता है कि आपको जीवन में कब क्या मिलेगा, क्योंकि इस नक्षत्र से ही ये जो दशा आगे अभी आपने पूछी थी, महादशा, अंतरदशा, इन दशाओं का निर्धारण इस नक्षत्र के बेस पर ही होता है कि आपने किस नक्षत्र में जन्म लिया। अच्छा। उसी से आपकी दशा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। और दशा का मतलब है कि जीवन में आपको कब क्या मिलने वाला है, तो सब कुछ आपकी लाइफ का पैटर्न, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, है ना, हर चीज को आपको डिसाइड करता है। तो नक्षत्र की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। अच्छा। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं
तो अश्वनी बन्नी कृतिका रोनी मृक्षरा आद्रप नवसु पुष्य श्लेषा मगा पूर्व फाग्नि उत्तरा फाग्नि चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा घनिष्ठा सत्यविशा पूर्व बात पर उत्तरा बात पर और रेवती, ये 27 नक्षत्र होते हैं। अच्छा। इन 27 नक्षत्रों में से आप किसी नक्षत्र में पैदा होंगे, वही से आपका एक दशा पैटर्न स्टार्ट होता है। ओके ओके। और सर राहु केतु के बारे में भी बहुत सुना है, तो सर कुंडली में जो राहु केतु बताते हैं लोग, तो कुंडली में राहु केतु का कितना महत्व है? देखिए, आपको लक्ष्य जी जानकर हैरानी होगी, ये जो राहु केतु है ये बेसिकली प्लैनेट है ही नहीं, ये इनको बुलाया था शेडो प्लैनेट, छाया ग्रह। ओके। इनकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, हम उनको देख नहीं सकते अपनी आंखों से, है ना। ये एक तो मैथमेटिकल टेक्निकल टर्म्स है ना, जहां पर आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है और चंद्रमा हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है, हमारा सैटेलाइट है। तो 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर हमारा पृथ्वी का जो एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में पृथ्वी ट्रैवल कर रही है, सूर्य की चक्कर काट रही है, और चंद्रमा हमारे चक्कर काट रहा है, तो 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर ये इंटरसेक्शन होता है, काटते हैं एक दूसरे को, पाथ को, तो दैट इज, इसको बोलते हैं नोड्स, है ना। इनको राहु केतु माना है। अच्छा। लेकिन ये शेडो प्लैनेट होते हुए भी बड़े कमाल के प्लैनेट है ना। राहु की दशा 18 साल की होती है, केतु की दशा 17 साल की, सॉरी 7 साल की होती है। तो ये आपकी लाइफ के 25 साल राहु केतु पकड़ के रखते हैं। केतु जिस भी कुंडली के खाने में बैठा होगा वो आपके बताएगा कि पास्ट लाइफ में क्या रह गया आपका, तो केतु आपकी पास्ट लाइफ के बताता है। अच्छा। और राहु आपको ये बताएगा जिस जहां पर राहु बैठा है आपकी कुंडली में, वहां से ज्यादा, मतलब इस जर्नी में उस हाउस से रिलेटेड ज्यादा आपकी डिजायर ज्यादा होगी, उसको आप फुलफिल ज्यादा करना चाहेंगे। ओके। तो राहु एंड केतु शैडो प्लैनेट होते हुए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ज्यादातर दुख आपको जिंदगी में जो देंगे ये 2 ही प्लैनेट देते हैं, वो टोटलिटी में अगर हम देखते हैं। अच्छा। ओके। और सर मैं ये जानना चाहूंगा, और बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ना कुंडली इसलिए दिखाते हैं कि ताकि उनके ऊपर धन की वर्षा हो, ये थोड़ा बहुत लक्ष्मी कृपा कर दे, हमारे योग कब बन रहे हैं। तो सर कुंडली में धन के योग कब बनते हैं और कैसे बनते हैं सर? क्या बात है लक्ष्य जी, पूरा ही सीख के जाओगे आज। सर चलो कोई बात नहीं, आपके व्यूअर देखिए, हम तो चाहते हैं कि हर इंसान इस ज्योतिष को जाने समझे और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करे और अपने जीवन को बेटर बनाए। हाँ जी। ओके, सबसे पहले लक्ष्य जी समझिए ज्योतिष है क्या। ज्योतिष को अगर आप शब्द को संधि विच्छेद करते हैं तो ज्योति प्लस ईश, ज्योति का मतलब क्या होता है? आंखें। आंखें। और ईश का मतलब क्या है? ईश्वर। ईश्वर। तो ज्योतिष क्या है? ईश्वर की आंखें। ईश्वर की आंखें। ओके। है ना। आंख से हम क्या करते हैं? दूर तक का देख सकते हैं, जितना भी देख सकते हैं। बाइनोकुलर लगा लो तो किलोमीटर देख लो, है ना, यहां से आकाश देखते हैं। तो ज्योतिष मतलब ईश्वर के नेत्र, यानी कि नेत्रों से दूर तक का देखा जाता है। तो ज्योतिष मतलब हमें दूर तक का देखना, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, तो दैट इज ज्योतिष। ओके, अब आपका क्वेश्चन है कि धनयोग कैसे बनता है। आप अपनी कुंडली में भाई सभी लगा लेना कितना धन योग बनता है, बता देना लक्ष्य के माध्यम से। चलिए, तो धन योग अगर आपने देखना है तो कुंडली के 4 हाउस आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। कुंडली का 2nd हाउस, कुंडली का 5th हाउस, कुंडली का 9th हाउस और कुंडली का 11th हाउस। इन 4 घरों में जो राशियां बैठी हैं, हर एक राशि का एक प्लैनेट लॉर्डशिप रखता है। जैसे एरी साइन का मंगल हो गया, टॉरस साइन का शुक्र हो गया, जेमिनी साइन का बुध हो गया, है ना। तो ये अपने आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि कौन कौन सी राशियां आपकी 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में बैठी हैं। उन प्लैनेट को लिखिएगा कि वो कौन सी राशियां कौन से प्लैनेट को, मतलब उनके कौन से प्लैनेट उनकी लॉर्डशिप रखते हैं। उनका आपस में अगर संबंध बन जाता है, उनका आपस में संबंध बन जाता है, साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे की राशि में एक्सचेंज कर लें, तो ये फिर धन योग बनाते हैं। इस तरह के 10 योग बनते हैं, धन योग। ओके, ठीक है, इस तरह के 10 योग बनते हैं। 10 में से मान लिया आपके 7 या 8 बन जाए तो फिर आपको जिंदगी में धन की कमी नहीं होने वाली। जैसे सर मुकेश अंबानी साहब हैं, तो हाँ। उनकी कुंडली में धन योग कैसे होगा? मतलब उनके भी 7-8 जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल। देखिए, ये तो एक मोटा मोटा तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन और बड़े सारे योग बनते हैं। जैसे कि आपने अगर मुकेश भाई की बात की है तो आपको पता है कि एक पंच महापुरुष योग भी बनता है। अच्छा, ओके। पंच महापुरुष योग यानी कि पंच मतलब 5,
हाँ जी। महापुरुष मतलब आपको नेम एंड फेम और पैसा दिलाने वाले योग। हाँ जी, हाँ जी। तो 5 ही प्लैनेट से बनता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं 5 बता देता हूँ। बताइए सर, बताइए, हम तो इच्छुक हैं। ये बिल्कुल। 5 जो पंच महापुरुष योग है, अगर धन योग के साथ-साथ इन 5 महापुरुष योग में से कोई एक योग भी अगर आपकी कुंडली में बन गया, तो ज़िंदगी में आपको नेम फेम कमाने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। और ये 5 जो योग बनते हैं, 5 ही प्लैनेट से बनते हैं। हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट है। हुँ। तो 4 प्लैनेट हटा दीजिए। कौन से 4 प्लैनेट? राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा। ये 4 प्लैनेट हटा दो। बाकी के जो 5 प्लैनेट हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और मंगल। हुँ। इन 5 प्लैनेट से 5 पंच महापुरुष योग बनता है। ठीक है? जो हर एक प्लैनेट है, ये 5 प्लैनेट है। इन पांचों प्लैनेट की जो लॉर्डशिप है वो 2-2 राशि की। हुँ। तो अगर केंद्र में यानी कि 1, 4, 7, 10 हाउस में हुँ। इन प्लैनेट की कोई भी राशि आ जाए और वो प्लैनेट वहीं पर बैठा हो, या हर एक प्लैनेट किसी ना किसी राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का हो जाता है, मतलब पावरफुल हो जाता है। अच्छा, ओके। तो इन केंद्र स्थान में 1, 4, 10 हाउस में या तो अपनी राशि का होके बैठ जाए कोई प्लैनेट, या फिर अपनी उच्च की राशि का होके बैठ जाए, यानी कि एग्जॉल्टेड साइन में बैठ जाए। हुँ। तो फिर ये योग आपकी कुंडली में बन जाएगा। अच्छा। और अगर ये योग बन गया तो बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनकी कुंडली में, शाहरुख खान की कुंडली में बना हुआ है ये योग, मुकेश अंबानी की कुंडली में बना हुआ है, अमिताभ बच्चन की कुंडली में बना हुआ है, बहुत सारे, मतलब इतना याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटी की कुंडली में ये योग बना हुआ है। अच्छा, तो सर इसके लिए कोई हमें रत्न भी धारण करने की ज़रूरत है? अगर हमें ये योग बनाने हैं, या फिर रत्न धारण करने की ज़रूरत नहीं है? अगर ये बने हुए हैं ऑलरेडी, तो फिर वो इंसान को ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं बने हुए हैं, तो उनको बनाने के लिए हमें रत्न धारण करने की कोई ज़रूरत है? और कितना महत्व है इसका? सबसे पहले तो लक्ष्य जी, मैं बताना चाहूंगा, ज्योतिष में 5 तरह की रेमेडी हम देते हैं। अच्छा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऋषियों ने बताया। ओके। कह रहा है यंत्र, मंत्र, दान, स्नान और औषधि। हुँ। शास्त्रों ने 5 तरह की रेमेडी बताई है। हुँ। ओके, इनमें से एक रत्न, जैसे मैंने बताया, यंत्र, मंत्र, दान, स्नान और औषधि। यंत्र का मतलब है कोई भी नग पहन लेना, कोई ताबीज पहन लेना, कोई भी इस तरह की चीज पहन लेना। लेकिन ज्योतिष में कभी भी, अगर आप ज्योतिष को फॉलो करें, तो कभी भी कोई भी रत्न, कोई भी जेमस्टोन बिना एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की को कुंडली दिखाए कभी नहीं पहनना चाहिए। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, और अब मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि गलती से अगर आपने अपने मैलेफिक यानी कि अशुभ ग्रह का नग पहन लिया और आपको पता नहीं है, वो सो कॉल्ड किसी ने बता दिया, एस्ट्रोन्यूमोलॉजी वाले ने या वास्तु वाले ने या सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ने, और आपने पहन लिया, तो उसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है कि आपकी जिंदगी से आप खिलवाड़ कर। अच्छा। तो कभी भी जेमस्टोन बिना अच्छे एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस के कभी नहीं पहनना चाहिए। आमतौर पे क्या हो रहा है कि लगन चार्ट देखकर आपको जेमस्टोन प्रिस्क्राइब सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर या मंदिर में बैठने वाले पंडित आपको दे देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ही चार्ट नहीं होता हमारे पास, 16 वर्गा चार्ट है, 16 चार्ट होते हैं। अच्छा सर, नाम इन बता दीजिए। अब D2 है, मतलब लगन चार्ट हम बोलते हैं, D1 चार्ट है, फिर D2 चार्ट है, D3 चार्ट है, D4 चार्ट है, D6 चार्ट है, D9 चार्ट है, D10 चार्ट है, D12 चार्ट है, D16 चार्ट है, D20 चार्ट है, D24 चार्ट है, D30 चार्ट है, D60 चार्ट है। तो इतने सारे चार्ट होते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे देखना है कि आपको क्या येलो सफाया यानी कि पुखराज आपको सूट करेगा, तो मैं इन 16 वर्गा चार्ट में जो जुपिटर है उसकी प्लेसमेंट को चेक करूंगा। अच्छा। तब जाकर मैं डिसाइड करूंगा कि यस, वाकई में क्या आपको ये जुपिटर का जो स्टोन है वाकई में फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। ओके। लेकिन इतना कोई नहीं देख रहा, सब पहने जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा है कि लोग न्यूमरोलॉजी वाले जेमस्टोन बता रहे हैं, जिनको ज्योतिष का जे नहीं पता, वो भी जेमस्टोन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, कभी भी जिंदगी भूल कर भी बिना एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस के जेमस्टोन को नहीं पहनना चाहिए। वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और जैसा आपने बोला, ये जेमस्टोन पहनने से क्या कुछ जिंदगी में बेटर हो सकता है? यस, डेफिनेटली हो सकता है। जेमस्टोन मिरेकल काम करते हैं, नो डाउट। आपकी जो कॉस्मिक रेज हैं, जो प्लैनेट से आ रही हैं, अगर वो कुछ मैलिफिक आ रहे हैं, कोई दशा खराब चल रही है, कोई प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर बुरा योग बना रहा है, यस डेफिनेटली उनके मैलेफिक इफेक्ट को कम करते हैं। मैं नहीं कह रहा कोई भी रेमेडी करके हम उस प्लैनेट के बिल्कुल दोषों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक हम रिलैक्स ले सकते हैं। जैसे मान लिया आप समझते हैं बारिश का मौसम है, अब वैसे बिना छाते के जाएंगे तो ज्यादा भीगेंगे। बिल्कुल। छाते के साथ जाएंगे तो भाई भीगेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे पैर वैर थोड़ा भीग जाए, लेकिन फिर बचाव हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीजें कोई भी रेमेडी करने से हम बच सकते हैं।
ओके, ओके। हाँ जी। और सर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आजकल लोग मतलब कभी भी घर खरीदते हैं या फिर कोई गाड़ी खरीदते हैं, नहीं हाँ। तो वो मुहूर्त देख के खरीदते हैं, मतलब कि जैसे पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हुँ। हैं। तो ये अच्छा मुहूर्त और बुरा मुहूर्त, ये क्या प्रभाव डालता है जीवन में, और ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि लोग इसके लिए पागल है, पहले मुहूर्त दिखवाते हैं उसके बाद घर खरीदते हैं, और पहले मुहूर्त दिखवाते हैं उसके बाद गाड़ी खरीदते हैं, तो ऐसा क्यों है सर? थोड़ा बताइए। लक्ष्य जी, एक एग्जांपल के माध्यम से आप भी समझ जाएंगे और आपके व्यूअर्स आपसे अच्छा समझ जाएंगे। हम्म। आपको याद है हमारी आजादी 15 अगस्त 1947 को हुए थे, आजाद हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। कितने बजे हुए थे? शायद आपको नहीं पता हो। हम्म। रात के 12 बजे। रात के 12 मिडनाइट में हुए थे, इतना मिडनाइट पता एग्जैक्ट 12 बजे। है। क्यों भाई? दिन में क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमें बोला गया था कि आजादी अगर मिलेगी तो इसी दिन मिलेगी। अब उस दिन के अंदर कोई भी दिन में अच्छा मुहूर्त नहीं था। अच्छा। उस टाइम के स्कॉलर, सर, सारे जो महान पंडित थे उस टाइम के, एस्ट्रोलॉजर थे, और पूरा ये जो अपना नेता लोग थे, सब बैठे। सर ये बात तो नहीं पता थी हमें कि सर आपको पता ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से हाँ जी। मतलब आजादी अब मिली सोचो ना, रात के 12 बजे लेने का क्या मतलब है? थी। तो फिर देखा गया कि भाई कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। रात के 12 बजे दो मुहूर्त लक्ष्य जी सबसे ज्यादा शुभ रहते हैं, जिनको अच्छा, बोलते हैं हम अभिजीत मुहूर्त। एक अच्छा। दिन के 12 बजे और एक रात के 12 बजे। अब आप बोलेंगे सर इन रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे को हम शुभ मुहूर्त क्यों मानते हैं? शुभ क्यों मानते हैं? क्यों वही मानते हैं? वही मैं बोलने वाला था अभी क्यों आपको। मानते हैं? आपका क्वेश्चन हो सकता है। हम्म, भाई मैं टेक्निकल इंसान हूं, हर बात लॉजिक के हम्म। साथ बताऊंगा। रात के 12 बजे किसका जन्म हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का। कृष्ण जी का। दिन के 12 बजे किसका जन्म हुआ था? रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी का, हाँ जी, हाँ जी। तो एक एक डिवाइन एनर्जी, मतलब अल्टीमेट एनर्जी पैदा हुई है, तो इसलिए वो घड़ी जो होती है वो शुभ होती है। हम्म। अब देखिए, हमने आजादी ली और पाकिस्तान को आजादी मिली, ठीक है। हमने मुहूर्त के हिसाब से ली, दोनों सेम टाइम पर आजाद हुए ना, हम्म। पाकिस्तान भी और हम भी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज हमने मुहूर्त के हिसाब से आजादी ली, टाइम देख कर ली, पंचांग देख कर ली, ग्रह नक्षत्र योग सबको देख कर ली। पाकिस्तान ने नहीं ली। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए क्या, और हम कहां पहुंचे। इससे बड़ा बिल्कुल। एग्जाम्पल नहीं दे सकता। हम्म। और मुहूर्त का मतलब होता है, जैसे आपने बोला गाड़ी खरीदने का मुहूर्त, मकान शुरू करने का मुहूर्त। अब मकान तो आपका 1 साल बनेगा, है ना? 1 साल अच्छा मुहूर्त तो नहीं रह सकता। हम्म। मुहूर्त का मतलब होता है दो घटी, टेक्निकल टर्म है। हम्म। दो घटी का मतलब एक घटी जो होती है वो 24 मिनट्स की होती है, यानी कि दो घटी का मतलब होता है 48 मिनट्स। तो अच्छा। एक मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट्स। तो शास्त्र ये कहता है कि कोई भी काम अगर आपने शुभ मुहूर्त में स्टार्ट किया, शुभ मुहूर्त मतलब कोई भी टाइम देखकर इन 48 मिनट के अंदर अंदर कोई काम आपने शुरू कर लिया, हम्म। तो प्रोबेबिलिटी है उस काम के पूर्णता की होने की और उस काम में कम से कम अड़चन आने की। इसलिए अच्छा। हमारे ऋषियों ने मुहूर्त की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दी गई। हाँ, जैसे सर हम देखते हैं शादियों में बिल्कुल शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी बोलते बोलते हैं हैं। फेरों के लिए बुलाइए बिल्कुल लड़की को। बिल्कुल। तो वो शायद आप जो बोल रहे हैं वो यही कारण हो शुभ सकता है। मुहूर्त का मतलब एक अच्छे वक्त में काम शुरू करना। कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी हो जाए लक्ष्य जी, तो फिर एंड तो अच्छा होगा ही ना, होगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? शुरुआत अच्छी होती है, एंड अच्छा ही होता है। तो बिल्कुल। मुहूर्त का मतलब है एक ऐसा टाइम, पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर काम करने के लिए हम आपको देंगे। अगर उसमें काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपका वो काम सिरे चढ़ जाए, यानी कि उसमें पूर्णता आपको मिल जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात। सर। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने विवाह की बात करी, मैंने भी विवाह की बात करी थी अभी, तो ना बहुत से लोगों की कुंडली में ना जब शादी वगैरह करते हैं तो ना मंगल दोष होता है। तो सर जिसमें मंगल दोष होता है तो बाधा बहुत आती है, ऐसा हाँ, लोगों का मानना है। अच्छा। ठीक है, तो वो बाधा सच में आती है मंगल दोष से, या फिर विवाह में, मतलब ये मेरा ये कहना है कि इससे बाधा क्यों आती है, और मतलब आती है नहीं आती, ये या सिर्फ भ्रम है या मिथ है ये सिर्फ? पता नहीं कितने मिथ मार्केट में फैला रखे हैं इन सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ने, पैसा लूटने के लिए। हम्म। पहली बात तो लक्ष्य जी, आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इस तरह का कोई भी दोष हम्म। क्लासिकल लिटरेचर में नहीं है, यानी कि शास्त्रों में कोई योग नहीं है। अच्छा। ये डराने के लिए इस योग को गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया। अच्छा। मंगल योग है, दोष नहीं है। आप कहते हैं ना मंगल दोष, बहुत से लोग बोलते हैं सर मंगल सर दोष। मंगल दोष नाम की कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा। दोष वही बोलेगा जिसने पैसा लूटना है। ओके, अच्छा। मंगल योग है ये।
अच्छा, आप समझिए जैसे हम्म, आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं हम्म, तो आशीर्वाद में क्या देते हो? मंगल हो देना। हाँ, तेरा मंगल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हम है। किसी को एक विश देंगे, भाई तेरा मंगल हो, हम्म, यानी कि हम उसको बोले तेरा तू परेशान रहे, तू दुखी रहे। नहीं नहीं। तो मंगल शब्द का मतलब क्या है? हम्म, शुभता होनी। शुभ बताऊं, बिल्कुल। अब आते हैं मंगल दोष। हम्म, अब देखिए, कुंडली का एक ही योग ऐसा है जो जिंदगी में दो बार उभर के आता, निकल कर आता है। हम्म, पहला ये बच्चा पैदा हुआ, फिर आप हम्म, किसी एस्ट्रोलॉजर कुंडली बनवाते हैं तो क्या देखते हैं? अरे भाई, बच्चा तो मांगलिक पैदा हो गया, अरे लड़की मांगलिक पैदा हो गई, क्या हम्म, होगा भाई इसकी शादी, और शादी होनी है 25 साल बाद। भाई चिंता पेरेंट्स को हो जाती है, यार मांगलिक है मांगलिक है। फिर महीना 2 महीना 1 साल दिमाग में रहता है, निकल जाता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, आपको पता ही नहीं कौन मांगलिक क्या मांगलिक। सर लेकिन मैं इस चीज में इंटरप्ट, सॉरी टू हम्म, इंटरप्ट यू सर। सर मेरा इसमें भी एक क्वेश्चन है कि हम्म, जैसे ना मांगलिक दोष होता है, तो मैंने ये भी सुना है और लोगों ने भी बहुत बताया है मुझे कि जो हल्का दोष होता है मांगलिक, वो 25 साल के बाद उतर जाता है। हम्म, और जो बहुत घोर मांगलिक होता है, हम्म, जैसे कि मैं हूँ हम्म। सर, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मैं हूँ, तो ना वो कभी नहीं उतरता और उसकी शादी मांगलिक से ही होती है। ऐसा कुछ सर मैं ऐसा सुना है सर वही मैंने। वही बता रहा हूँ कि हम्म, आप सुना किससे? ये जो रील पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट मार्केट में हाँ चल जी, रहा है ना, सो कॉल्ड उठ के आ गए हैं अभी, बिल्कुल। 2 किताबें पढ़ ली। हम्म, सर वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष पढ़ने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी आपको, वो शास्त्र है, अच्छा। इतनी आसानी से समझ नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि योग बनता कैसे है। हम्म, मतलब ये काम व्यूअर्स आपका कैसे पहचाने बिना एस्ट्रोलॉजर के कि भाई मेरी कुंडली में ये मंगल योग बना है नहीं बना। दोष नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि दोष नहीं होता, योग होता है। योग होता है, बिल्कुल सही बात तो है। कुंडली का पहला खाना, फर्स्ट हाउस जिसको लगन बोलते हैं, वहां मंगल बैठ जाए। कुंडली के सेकंड हाउस में मंगल बैठ जाए। कुंडली के फोर्थ हाउस में मंगल बैठ जाए। कुंडली के सेवंथ हाउस में मंगल बैठ जाए। एट्थ हाउस में मंगल बैठे, या 12वें घर में मंगल बैठे। अच्छा। हाँ, तो कितने हो गए? 1 2 4 7 8 और 12, यानी कि 6 खाने। 6 खाने, अच्छा। तो कुंडली के टोटल 12 खाने। हम्म, 12 में से 6 में अगर ये बैठ जाए तो मंगल मांगलिक आप कहलाते हैं। हम्म, अब ये तो है लगन से देखा। हम्म, इसी तरह से चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। हम्म, इसी तरह से शुक्र कुंडली से भी देखा जाता है। हम्म, तो अगर इन तीनों कुंडली से देखेंगे तो 75% लोग मांगलिक हैं। ओके। क्या अच्छा। सभी बर्बाद हो गए? नहीं सर। सभी मर गए? नहीं सर। सभी की शादी टूट गई? नहीं सर। आप बताइए। ऐसा नहीं होता, ये सब गलत है। अब दूसरा लॉजिक समझिए। जब भी मंगल इन घरों में बैठता है, जो मैंने अभी हाउसेस बताए हैं, तो आप देखिएगा वो लग्न को या सेवंथ हाउस को या एट्थ हाउस को अफ्लिक्ट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रिश्ता बना रहा है इन घरों से। अच्छा, ओके। ये सेवंथ और एट्थ हाउस क्या होते हैं? ये आपके शादी के घर है। अच्छा, जब शादी होती है तो कुंडली का सेवंथ हाउस, कुंडली का एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है। ओके। तो अच्छा। यानी कि मंगल उसको इफेक्ट कर रहा है, उस हाउस को इफेक्ट कर रहा है। हम्म, अब ये हाउस एक्टिवेट होगा जब आपकी शादी होगी। फिर इसलिए दूसरा ये योग कब याद आता है? जब शादी होती है। अरे भाई 25 साल की शादी होगी, भाई चलो लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, मिलान करो। फिर कहता हाँ। अरे यार 25 तो मांग ली है। हम्म, मतलब 25 साल पता ही नहीं था, जिंदगी अच्छी कटी और शादी भी हो जाएगी आपकी, उसके बाद फिर पता नहीं मंगल योग कहाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ, क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज्यादा बताऊंगा तो फिर वो कहीं की बात कहीं निकल जाएगी, लेकिन अभी शादी तक रहेंगे। देखिए, शादी का मतलब होता है परिवार को बढ़ाना भी होता है। शादी का मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो काम मतलब डिजायर पूरी करना। अच्छा। तो मंगल का सीधा संबंध सेक्सुअल एनर्जी से है। अच्छा, ओके, वो मंगल का कैसे सीधा सर? संबंध, क्योंकि मंगल इज फायर। ओके। वो सेक्सुअल एनर्जी भी है, नो डाउट, वो एक दूसरी पावर भी है, लेकिन वो सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, मार्स, मंगल। थोड़ा इलाबोरेट करिए सर इससे। देखिए, मैंने वही बताया ना कि जो मांगलिक होगा उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो हाई साइड पर रहती है। जो मांगलिक जो होगा। मांगलिक होता है ओके। उसकी सेक्सुअल डिजायर थोड़ी हाई साइड पर रहती है। इसलिए बोला गया कि मांगलिक की शादी में मांगलिक से कराओ। और आज की डेट में आपको पता है कि रिश्ते जो टूट रहे हैं कि भाई सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है एक दूसरे की, तो इस कारण भी रिश्ते टूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ऑब्वियसली ये शादी होती है तो ये भी एक पार्ट है लाइफ का, इंसान इसको भोगता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों बच्चे जो मांगलिक हैं वो उनकी सेम एनर्जी रहे और वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके इस एक्टिविटी में। अच्छा। तो इसलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से की जाती है। तो मांगलिक होना, मैं कहता हूँ, शुभ वाली बात है। अच्छा, हाँ ओके। जी।
तो और मतलब कुछ भी नहीं है। तो वहां पर जो मैचिंग की जाती है, जैसे जब हम गुण मिलाते हैं, आपने सुना होगा 36 गुण मिलते हैं, है ना, हाँ। बोलते हैं ना भाई शादी के गुण मिलाते हैं। तो शादी के जब गुण मिलाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं अष्टकूट मिलान, मतलब 8 तरह से मिलान किया जाता है आपको। अच्छा। तो उसमें ये कंपैटिबिलिटी भी देखी जाती है हम्म, कि भाई प्रोजनी होगी नहीं होगी, किसी में क्षमता है नहीं है जनरेशन को आगे बढ़ाने की, ये सब देखा जाता है। तो जो इंसान मांगलिक है उसकी थोड़ा सेक्सुअल एनर्जी हाई साइड पर रहती है, तो हम चाहते हैं कि उस बच्चे को ऐसा ही पार्टनर मिले। सर जैसे हमने सुना है कि जैसे मतलब कुंडली मिलान होता है और 36 में से 18 गुण मिल जाता है आई थिंक, और 24 कोई ऐसे ऐसे कहता है, तो इसका मतलब कुंडली इज परफेक्ट, कुंडली आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर कुंडली मिलान कितना आवश्यक है, और ये किस लेवल तक आवश्यक है सर, थोड़ा बताइए इस बारे में, क्योंकि देखिए, बहुत लोग जानना चाहेंगे ये चीज। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमारे बड़े, अगर पीछे जनरेशन की बात करूं, मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, तब तक कुंडली मिलाई जाती थी। आज की जनरेशन तो शायद क्या पता कुंडली में बिलीव नहीं करती या नहीं मिलाते। तो पहले आपने देखा होगा कितने लोग के सेपरेशन होते थे, कितने डिवोर्स सेपरेशन। आपसे 30 साल पहले कि जिनकी या 50 साल की शादी हो गई है, तो कितने लोगों के आपने डिवोर्स और सेपरेशन सुने? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। लिमिटेड। लेकिन अब की डेट में कितने सुनने को मिलते हैं? बहुत ज्यादा। बस यहीं से समझ में आ गया। बेसिकली क्या है कि कुंडली मिलान ये है कि हम हर लेवल पर, अगर ठीक है, एक क्लासिकल तरीका है कुंडली मिलाने का और एक मॉडर्न तरीका भी है, हम मॉडर्न तरीके से भी मिलाते हैं। जो सो कॉल्ड जो कुंडली मिलाई जाती है जो प्राचीन तरीके से, वो सिर्फ एक चंद्रमा की मैचिंग कर कर हम दो बच्चों के 8 तरीके से मिलान करते हैं, सिर्फ एक प्लांट को देखकर। बाकी प्लांट की भी इंपॉर्टेंस तो है। तो हमने एक मॉडर्न तरीका इजाद किया है जिसमें हम हर प्लेनेट की वर और वधु यानी कि मेल और फीमेल की दोनों की कुंडली में मैचिंग करते हैं। अच्छा, ओके। तो उस हिसाब से अगर हमने मैचिंग अच्छी कर दी, पर एक तरीका है, मतलब कैलकुलेशन है, तो यस डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बाकी देखो भगवान ऊपर है। तो हम वाकई में ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनकी जो जोड़ी है वो लंबी जाएगी, कोई बीच में ज्यादा मनमुटाव नहीं होने वाला, और किस लेवल पर आएगा उनको पहले ही बता देंगे। जैसे मान लीजिए एक दोनों का अगर बुध का मिलान नहीं हो रहा है, जैसे एक तरीका है मिलाने का कि सूर्य से सूर्य का मिलान करते हैं, चंद्रमा से चंद्रमा मिलान करते हैं, मंगल से मंगल करते हैं, वीनस से वीनस करते हैं। मान लेते हैं कि बुध का मिलान मैच नहीं कर रहा, हस्बैंड वाइफ का दोनों के बुध को की मैचिंग नहीं है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही राय दूंगा, बेटा तुम्हारा जब भी झगड़ा होगा ना, वो एक आर्गुमेंटेशन से स्टार्ट हो। तो बहस नहीं करनी आपस में, क्योंकि बुध दोनों का एफिलिक्टेड है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जब भी उनका झगड़ा होगा, एक छोटे से आर्गुमेंट से वो चिंगारी बनकर बम्बार्टमेंट होगी। ओके। सिंपल। अगर उसको रोक लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और मान लो उनका सूर्य सूर्य का मिलान नहीं है, तो उनके बीच में जब भी सेपरेशन या डिवोर्स या कोई भी मनमुटाव आएगा उनकी जिंदगी में, कैसे आएगा? उनकी ईगो क्लैश करेगी। ईगो क्लैश। तब बोल देंगे बेटा अगर आपने ईगो बाहर खूंटी पे टांग कर घर के अंदर आए, तो तुम्हारा रिश्ता है जन्मों जन्मों का चलने। तो इस तरह से वो अष्टकूट तो करेंगे मिलान, 36 में कितने गुण मिलते हैं, लेकिन इसके साथ हमने एक मॉडर्न तरीका निकाला है कि हर प्लांट का हर प्लांट के साथ मिलान करते हैं। अच्छा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। और जहां पर थोड़ी बहुत कमी होती है, बच्चे को पहले काउंसलिंग गाइडेंस दे दी जाती है, कुछ रेमेडी करा दी जाती है, तो यस उनकी लाइफ अच्छी होती है। अच्छा अच्छा। ओके सर। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, होपफुली हमारे व्यूवर्स को पसंद आएगी और उन्हें बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। सर आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि सर बहुत से लोग बोलते हैं हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, और बहुत से लोग करते भी नहीं है, ये बात आपने भी अपने सोसाइटी में देखी होगी। तो सर उसको उनको आप उसको या उनको क्योंकि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, तो सर उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे कि विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन सब चीजों पे, और किस किस लेवल तक विश्वास करना चाहिए? ठीक है, अब इसका जो मैं आंसर दूंगा शास्त्रों को कोट करके दूंगा। आप वेदों को मानते हो नहीं मानते? वेद 4 वेद है हमारे, मानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन चारों के 4 उपवेद भी, वहां तक नहीं जाएंगे। ये जो 4 वेद है हमारे, इन वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए। 6 वेदांग मतलब एक समझते हैं उनकी ब्रांचेस बना दी कि पहले ये सीख लो फिर आपको वेद समझ में आ जाएंगे। उसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्ति है, छंद है और व्याकरण है 5, और छठा है ज्योतिष।
ओके, और अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। अच्छा, शास्त्र। पढ़ लेना, गूगल आपको कर लेना। 4 वेद हैं, 4 वेद के 4 उपवेद हैं और 6 वेदांग हैं। इन वेदों को समझने के लिए वेदों के अंग, अच्छा, उसमें से शास्त्र में लिखा एक अंग है उनका ज्योतिष। तो अगर आप वेद भी नहीं मानते, बोला सर मैं वेद भी नहीं मानता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा। आप अगर वेद मानते हैं, अपने क्लासिकल लिटरेचर को मानते हैं, है ना, ब्रह्मा जी को मानते हैं, तो आपको ज्योतिष मानना ही पड़ेगा। या तो फिर आप कह दो मैं तो सर ना वेद मानता, ना मैं तो भगवान को मानता, मैं किसी को नहीं मानता, वो तो फिर नास्तिक हो मैं गया। नास्तिक, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म, तो चॉइस आपकी, बिल्कुल कि सर। मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तब भी ठीक है, जिंदगी तब भी चलेगी। और अगर जान भी लिया तो कितना बदल पाओगे? बहुत ज्यादा तो फिर भी हम जिंदगी को नहीं बदल सकते, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो कुंडली छप जाती है, बिल्कुल। दशाएं पैटर्न बन जाता है। तो हमें उन्हीं के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाना होता है। बहुत ज्यादा इफ एंड बट, बहुत ज्यादा मोल्ड अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, कुंडली से देख लिया कि लक्ष्य जी आपका बीमारी के योग बने हुए हैं, आगे कुछ बुरा टाइम आ रहा है, तो उसके लिए प्रिपरेशन पहले हो जाती है, कुछ रेमेडी कर लेते हैं, उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, इतना कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा लोगों को और बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। तो सर यहीं समाप्त करते हैं और बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू बहुत लक्ष्य जी। धन्यवाद सर। आप जब भी बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली मैं आपको टाइम दूंगा। और बिल्कुल सर। फिर नेक्स्ट सीरीज में न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, बहुत सारे मॉडल, 70 कोर्स हैं, तो 70 पॉडकास्ट में आपके साथ कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये सौभाग्य है हमारा कि आप हमें टाइम दे रहे हैं और आगे भी टाइम देंगे, और ये बात, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप सर, ये हमारा सौभाग्य है सर, आप आएंगे। और हम बहुत खुशी होगी अगर आप नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, तो बहुत सारी जानकारी मिली होगी व्यूअर्स को हमारे। तो सर धन्यवाद। थैंक यू। ये पॉडकास्ट यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।